अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टुडे के साथ आपका होस्ट राना जहांज़ेब आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के हमारे गेस्ट अल्ताफ़ सत्ती साहब हैं। अल्ताफ़ सत्ती साहब गाहे बगाहे हमारे चैनल पर आते रहते हैं। आज का जो मौजू है वो है चाइना का साउथ एशिया में जो इंडिया के मुतल्लिक उनकी पॉलिसी है उसके मुतल्लिक। ये एक इंतहाई अहम इशू है कि आपने देखा होगा कि इंडिया के ऊपर चाइना ने जो है वो चढ़ाई की हुई है, कन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बाद। और उसके बाद जो चाइना की पोजीशन है साउथ एशिया में वो इंतहाई मजबूत हो गई है, और जो इंडिया की पोजीशन थी वो इंतहाई कमज़ोर दिखाई दे रही है। तो इसी मौजू पर बात करेंगे अपने आज के गेस्ट अल्ताफ़ सत्ती साहब से। अल्ताफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्र अल्लाह का, तमाम सुनने वालों को भी सलाम। अच्छा सर, ये बताइए चाइना की क्या पॉलिसी है साउथ एशिया में इंडिया के हवाले से? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। राणा साहब, मैं बात शुरू करने से पहले मैं एक बहुत अजीबोगरीब बात करने लगा हूँ। हो सकता है आपको हंसी भी आ जाए, लेकिन क्या पता ये तारीखी जुमला ही हो कि जब हम शायद ना हो तो मौरख तारीखदान जो है वो लिखेंगे कि दुनिया में जो तीसरी जगह अजीम पत्थरों और सोटू से शुरू हुई थी। अच्छा। तो बेसिकली डंडू से, और हालांकि इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी जो है तीसरी जंग अजीम का आगाज किस तरह शुरू हुआ, तो उसमें ये शायद जिक्र हो। अब हम चलते तो असल अब हम असल सूरत हाल की तरफ चलते हैं। तो वो ये है जी। कि जब लास्ट ईयर इंडिया ने लद्दाख और कश्मीर के अंदर जो आर्टिकल 370 और 35A को जो रिवोक करके लद्दाख और कश्मीर को अपना इंटीग्रल पार्ट बना दिया था, तो उस वक्त चाइना का भी एक खामोश एहतजाज था। वो इसलिए कि आपको मालूम होगा कि जो लद्दाख जो है बेसिकली वो दो हिस्सों में तकसीम है। एक तो अक्साई चीन का जो इलाका है जो एडमिनिस्ट्रेड है बाय चाइना, वो जी। बेसिकली लद्दाख का हिस्सा है। और लद्दाख का जो अक्साई चीन का एरिया है और जो एक्चुअल लद्दाख है इंडिया और चाइना के दरमियान, उसके दरमियान एक लाइन खींची गई है जिसका नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि डिस्प्यूटेड लाइन है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है LOC जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई एक डिस्प्यूटेड एरिया है, इसके ऊपर आप ये काम मत करें, इसको इंटीग्रल पार्ट अभी हमारे डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल वो करते रहे। और दूसरी जो मामलात दूसरी तरफ जा रहे थे वो इस तरह से, वो जो सी पैक है उसका जो उस कराक्रम का रूट है उसके जरिए वो बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी हमला करने की या जो भी जो उनकी कार्रवाइयाँ थी वो करने की तैयारी में भी थे। और उन्होंने हत्ता के इतना तक भी करना शुरू कर दिया था कि वो अपने जितने भी चैनल्स थे उनके ऊपर वो गिलगित बल्तिस्तान और मीरपुर का जो टेम्परेचर भी बताया करते थे कि आज का टेम्परेचर ये है तो खाली कर दो। तो इस तरह की वो चीजें शुरू हो गई थी। तो बहरहाल वो चाइनीज देखते रहे। फिर हुआ ये कि जो ईद के करीब इंटेलिजेंस राय से उनको मालूम हुआ कि जो अमेरिका की शह पर जो इंडिया जो है यहाँ पर इस एरिया के अंदर शरारत करने लगा है। और बेसिकली वो उन अमेरिका के कहने पर वो कोई 8-10 पॉइंट थे जिनके ऊपर वो इंडिया जो था वो इन मामलात को छेड़ाछाड़ी करने के चक्कर में था। तो हुआ ये कि वो अभी सोचने के मूड में ही थे और वो अभी सोच विचार कर रहे थे कि इतना इतना तेजी से उनको झपटा पड़ा चाइना का कि उनको समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या। जी। और देखते ही देखते फिर सारी दुनिया ने ये देखा कि लद्दाख के अंदर जो चाइनीज है वो बिल्कुल जो है वो छा गए। और तो अब ये जो मतलब उसके बाद काफी ड्रामे हुए, चीनी फौज काफी आगे आ गई और इस तरह वो गलवान वैली के ऊपर जो है उनका पड़ाव पड़ा। वहां पर उन्होंने वो हैवी आर्टिलरी के साथ भी आए, वहां पे बंकर जो है उन्होंने तामीर करना शुरू कर दिए। इधर जो है तो ये कहते रहे कि भाई हम सब कुछ एवरीथिंग इज ओके, इंडियन जो सरकार थी मोदी सरकार। लेकिन साथ साथ उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो नेपाल को भी एक फ्रीक बना लिया। और इस जो नेपाल जिसकी 70 to 80% जो जितनी भी रोजमर्रा की चीजें थी वो इंडिया से आती थी, और अगर 4 या 5 दिन अगर एक मुल्क की सप्लाई बंद हो जाए तो वो घुटनों के बल आ जाते थे। वो मुल्क जो है
वो भी एक कन्फ्लिक्ट के जुमरे में आ गया। उसकी वजह ये थी कि बहुत एक अरसे से नेपाल और चाइना की जो स्ट्रेटेजिक मामला थे उसमें बहुत ज़्यादा वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे और उनको एक हिम्मत बन रही थी कि वो अब अपने पाँव पर खड़े हो सकें। और इस तरीके से उन्होंने चाइना वालों ने नेपाल को ये भी एक रग़बत दी कि भाई आप डरते क्यों हो, आप तो हमारे मुल्क के जरिए से भी आप तजारत कर सकते हो, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी सी हिम्मत हुई। और आप ये अंदाजा लगाएं कि इतना छोटा मुल्क, लैंड लॉक मुल्क होने के बावजूद भी वो उस मुल्क ने इतनी हिम्मत से काम लिया और अपना जो ये पार्लियामेंट में नया नक्शा जो है वो मंजूर भी करवाया। लेकिन इसकी तरफ हम आएंगे, नेपाल और इंडिया की तरफ, लेकिन सबसे पहले हम ये थोड़ा सा लद्दाख के बारे में बात कर लें। वो ये है कि देखिए, लद्दाख के अंदर एक तो मतलब जिस तरह हमारा इंडिया और पाकिस्तान के अंदर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी का मामला है, तो हमने एक लाइन ड्रा कर दी है कि भाई ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है, इसका भी फैसला होना बाकी है। इसी तरह लद्दाख के ऊपर भी इनकी एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है, जो कि जिसपे चाइना का एक 1962 में उस एरिया में जंग भी हो चुकी है और फिर वो जो चाइनीज थे वे वापस चले गए। लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी कर लो, लेकिन ये मामला जो है ये डिस्प्यूटेड है, इसको आपने छेड़ा-छाड़ी नहीं करनी। लेकिन ये बाज नहीं आए और फिर हुआ ये कि अब जो मुख्तलिफ ज़राए से खबरें मिल रही है वो ये है कि जो 90 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो क्लेम कर रहे हैं चाइनीज कि अब हमने इसको हर हालत में छुड़वाना है। तो जो बेसिकली जो इंडिया के मुताबिक जो चाइना और इंडिया की जो सरहद है वो तकरीबन 3500 किलोमीटर उनके नज़दीक है कि वो शेयर करते हैं दोनों मुल्क। लेकिन चाइनीज ये कहते हैं कि नहीं, ये 3500 किलोमीटर नहीं है, क्योंकि आपने हमारा बहुत सा जो इलाका है इंग्लिश रूल, ब्रिटिश रूल के जब वक्त आपने हमारा हथियार लिया था उस वक्त ज़ाहिर है हम इस पोजीशन में नहीं थे, तो और हम इतने ज़्यादा मतलब वो उस वक्त मजबूत भी नहीं थे, तो उस वक्त हम मतलब बोले नहीं। लेकिन एक्चुअल जो इलाका है वो हमारा है और हमने इसको क्लेम करना है। तो अब ये जो बात है ये सिर्फ लद्दाख तक नहीं रह गई, बहुत सारे और भी इलाके हैं जिसमें सिक्किम के इलाके हैं और इसके अलावा जो इनकी जो 7 रियासतें हैं जो बेसिकली बांग्लादेश और नेपाल के दरमियान एक छोटा सा कॉरिडोर है जिसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। उसकी दूसरी तरफ एक जो रियासत है अरुणाचल प्रदेश, वो तो चाइना टोटली क्लेम करता है कि ये तो है ही हमारा। तो अब आने वाले दिनों में तो ज़ाहिर है हम रोज खबरें पढ़ते हैं और इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो मामलात है ये किसी अमन और तस्फिया की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि ये और ज्यादा एग्रेशन और जंग की तरफ इस रुख इख्तियार कर रहे हैं। तो मेरे नज़दीक तो ये जो मामला है जो शुरू हुआ था थप्पड़ों से और मुक्कों से और लातों से, ये मेरा ख्याल है ये इलाकाई तौर पर 3 बड़े ममालिक कम से कम जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और चाइना शामिल है, ये जंग की सूरत इख्तियार करने की तरफ जा रहा है। तो इस जी इन सारे मामलात में जो एक सार्क तंजीम है, जो साउथ एशिया कंट्रीज की तंजीम है, उसका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, जो सार्क ममालिक का आपको पता है कि साउथ एशियन जो है एक रीजनल कॉरपोरेशन इस तंजीम का मतलब है और ये बेसिकली 7 ममालिक थे जिनमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इंडिया और पाकिस्तान। तो इसमें जो इंडिया के आगे सबसे ज्यादा जो खड़ा होने वाला है एक वाहिद मुल्क था वो था पाकिस्तान। लेकिन उसके अलावा जितने भी जो बकाया 5 ममालिक है जिसमें भूटान और नेपाल की तो मैंने आपको बता दी, ये दोनों लैंड लॉक कंट्रीज हैं, ठीक है, ये नॉर्थ ऑफ इंडिया है और ये चाइना और इंडिया के बीच में ये 2 छोटे छोटे ममालिक हैं। और बांग्लादेश आपको पता है जो मशरकी पाकिस्तान होता था, ये मशरक की तरफ है। और भूटान, ये बर्मा और इंडिया के दरमियान जिसको पुराने वक्त में बंगाल का नाम दिया जाता था, जो कि ईस्ट बंगाल था, तो जो बाद में बांग्लादेश बना। तो ये इनकी तमाम ममालिक की जितने भी तिजारती मामला थे वो टोटली डिपेंडेंट थे इंडिया के ऊपर और वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते थे। और उनका हाल ये था कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि नेपाल की तो मैंने आपको बात बता दी है कि उनकी जितनी भी रोजमर्रा की अशिया थी, जितनी भी चीजें आती थी वो इंडिया से आती थी। और अगर एक हफ्ते की अगर कोई डिले भी हो जाए
तो वहां पर एक एक कैद का समा हो जाता था। तो अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि कितना ज्यादा डिपेंडेंट मुल्क था, और गवर्नमेंट भी इंडिया की मर्जी के बगैर नहीं बनती थी। और दूसरा यह है कि आपको पता है कि हम थोड़ा सा चलो एक जिक्र कर लेते हैं। उनकी इंडियन एक्ट्रेस हैं मनीषा कोइराला, बेसिकली नेपाली हैं, और वो रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। तो उनके बहुत सारे लोग भी वहां पर पढ़ते हैं। हिंदू स्टेट है, बेसिकली बुद्ध मत भी हैं, हिंदू भी हैं, लेकिन उनकी एक अपनी आइडेंटिटी है, शनाख्त है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अलग मुल्क थे। लेकिन वो टोटली डिपेंडेंट थे, और वहां पर रहा का भी बहुत ज्यादा वहां पर एक एक्टिव रोल था। और आपको मालूम है कि हमारे कर्नल साहब भी वहां से अगवा भी हुए हैं, और वो इतने दंदनाते फिरते थे राह के एजेंट वहां पर कि टोटली जो है एक नेपाली अमलदारी ना होने के बराबर थी। तो अब ये बात बड़ी हैरानगी की होती है कि जब लोग ये समझते हैं कि कहते हैं यार कि इस इतने छोटे मुल्क की इतनी हिम्मत होगी कि उसने एक नया नेपाली मैप भी ड्रा करके पार्लियामेंट से मंजूर भी करवा लिया, और ऊपर से कोई 2 हफ्ते पहले उन्होंने एक उनकी पुलिस ने, नेपाली बॉर्डर पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में उनका एक शहरी हिलाक भी हुआ और काफी सारे लोग जख्मी भी हुए। उसके बावजूद भी इंडियन आर्मी कुछ भी ना बोल सकी, ना कि इंडियन आर्मी बल्कि इंडियन की गवर्नमेंट भी उसको आगे नहीं लेके जा सकी। और बल्कि ये इतना कहते पाए गए इंडियन जो अखबारात में कि भाई हम तो आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जो उनका प्राइम मिनिस्टर ओली है नेपाल का, ये हम उनके साथ तो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो हमारी सुनता नहीं है। अब ये हाल तो इंडिया का हो गया था। तो उसकी जो मेन वजह ये है कि ये इतने छोटे से मुल्क के आगे इतने कमजोर क्यों हैं। उसकी वजह यह है कि इंडिया की जो आर्मी के अंदर एक गोरखा रेजिमेंट है, और ये गोरखा रेजिमेंट ने दूसरी जंग अजीम में बरतानवी राज के तहत बरतानवी जो क्वीन थी उनको भी सर्व किया था दूसरी जंग अजीम में, जिसके नतीजे में जब ये बरतानवी वापस चले गए तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिख के इंडियन गवर्नमेंट को उनके हवाले कर दिया था कि अब आप इनको अपनी आर्मी में शामिल कर लें। और बेसिकली जो इंडिया की जो बैकबोन में 2 जो रेजिमेंट है, एक तो सिख रेजिमेंट और दूसरी गोरखा रेजिमेंट, ये इंतहाई बहादुर और फियरलेस जो है वो तस्वर की जाती है। ये मौत से भी नहीं डरते, और इनकी बहादुरी की जो मिसालें हैं वो पूरी इंडियन आर्मी देती है। और उनकी जो तादाद है तकरीबन 90,000 के करीब है। तो उनको ये ओरिजिनली ये जो गोरखा है ये नेपाली से है, और ये बेसिकली इवन के हॉलीडेज में भी मनाने के लिए वो नेपाल ही जाते हैं जब उनको हॉलीडे होती है, जो भी छुट्टी होती है। तो अब ये इतने खौफ में मुब्तला है इंडियन आर्मी वाले या इंडियन गवर्नमेंट वाले कि अगर हमने नेपाल के साथ ज्यादा इस सरहदी तनाज़े को तूल दिया या बहुत ज्यादा हमने अग्रेसिव होने की कोशिश की, तो हमारी पूरी की पूरी रेजिमेंट में बगावत हो सकती है, और हम जो है जो घुटनों के बल नीचे आ जाएंगे। तो ये एक्चुअल सूरत-हाल है जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट खाइफ है कि वो इस वक्त नेपाली गवर्नमेंट की हर बात भी मानने को तैयार है, और वो जो कर रहे हैं वो उसका कोई प्रॉपर रिस्पांस भी जो है उनकी तरफ से नजर नहीं आता। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका और मालदीव। 96 की बात है जब मैं बांग्लादेश में ज़ेर तालीम था, तो वहां पर खालिदा जिया की गवर्नमेंट थी। तो उन्होंने एक तरफ हसीना वाजद, और मैं आपको एक मिसाल देके समझा रहा हूँ कि कितना इन्फ्लुएंस था इंडियंस का वहां पर। तो हुआ ये कि खालिदा जिया ने एक तरफा इलेक्शन करा दिए, क्योंकि जो शेख हसीना की जो जमात थी उन्होंने बाईकाट का ऐलान किया और ये हुकूमत बन गई एक तरफा तौर पर। लेकिन वो 15 दिन ना चल सकी और हड़ताल के नतीजे में वो डिसमिस हो गई। अब हालात इतने ज्यादा बांग्लादेश के अंदर खराब हो गए और हड़ताल का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ। तो उसके बाद जो इंडियन आर्मी थी उन्होंने इतना तक भी कह दिया था कि अगर आप इलेक्शन दोबारा नहीं करवाएंगे, क्योंकि उनके नजदीक जब आप दोबारा इलेक्शन होंगे तो हम हसीना वाजिद को जो प्रो इंडियन गवर्नमेंट है उसको लाएंगे। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आप दोबारा इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो हम आपके ऊपर चढ़ाई कर देंगे। ये तो हाल बांग्लादेश का था। और अब ये बात है कि बांग्लादेश जो है अब उनको शटअप कॉल तक भी दे रहा है। और इसके ऊपर अगर हम गहराई में जाएं तो हमें 2-3 बातें समझ आती है। एक तो बात ये समझ आती है कि जो
बहुत ज्यादा बांग्लादेश इकोनॉमिकली डिपेंडेंट था इंडिया पर। अब हुआ ये है कि दो चीजें हुई हैं खिते के अंदर। एक तो जो इनका साउथ के अंदर आप जाए तो जो बंगाल का जो सी है, चिटागोंग के पास, वहां पे उनकी एक बीच है जो बड़ी मशहूर है, फेमस है, कॉक्सिस बाजार के नाम से। वहां पर चाइनीज ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की है और डीप सी जो है पोर्ट, जिस तरह ग्वादर की तरह उन्होंने वहां पर बेसिकली बिल्ड करने का प्लान बनाया है और वो ऑलरेडी ऑन इट्स वे। जो उसकी जो पॉलिटिकल वजूहत भी हम आगे चल के बात करेंगे। तो वो उसकी वजह से जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सा सहारा मिला है कि भाई ठीक है, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है। और दूसरी जो रिसेंटली बात है ये हुई है कि 5000 से ऊपर की जो प्रोडक्ट्स है वो चाइना वालों ने बांग्लादेश की को कहा, गवर्नमेंट को कहा है कि हम आपको इनके ऊपर 0% ड्यूटी दे लगाएंगे और आप जितना भी है अपना माल तैयार करके आप चाइना भेजें और हम आपका ये ऑर्डर लेंगे। जिसकी वजह से वो इकोनॉमिकली बहुत अभी खुश हैं और वेल ऑफ भी हो गए हैं और उनको एक हिम्मत बन गई है कि वो इंडिया की आंखों में आंखें डाल सकें। तो सर चाइना के लिए, अगर चाइना की बात करें तो चाइना के लिए ये तमाम सार्क ममालिक इतने ज्यादा अहम क्यों हैं? देखिए, चाइना का जो एक्चुअल मामला है वो है इंडो पैसिफिक जो कॉन्फ्लिक्ट, जो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। अगर जब तक चाइना अगर साउथ एशियन के कंट्रीज को, और जिनमें सबसे बड़ा जो उनका एक हरीफ है इंडो पैसिफिक क्वेश्चन में, जो यूएसए और जापान का एलाई होगा, वो इंडिया है। अगर उसको वो कंट्रोल नहीं करेगा और उसको काबू में नहीं करेगा तो वो इंडो पैसिफिक क्वेश्चन में वो जो आने वाले टाइम में जब अमेरिकन जो कि सुना गया है कि वहां पे उनकी ऑलरेडी शिप्स और उनकी जो मरीन्स है वो पैसिफिक क्वेश्चन में पहुंच चुकी हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका की मदद से चाइना के खिलाफ उस महाज पर वो एक बहुत बड़ी जंग का आगाज करने वाले हैं। तो इस वजह से चाइना को ये बहुत बड़ा एज मिला है कि वो उसने बेसिकली, या आप ये कह लें कि जैसे मुर्गी की टांगे और उनकी एक गर्दन जो है पाँव के नीचे दबा के रख दी जाए, इंडिया का अब ये हाल है। ठीक है, वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बिल्कुल हिल नहीं सकते, क्योंकि उनको चारों तरफ से उनके सार्क मालिक ने ही इतना घेर लिया है कि वो आप किसी तरह भी अगर मूव करेंगे तो ये सब मिलकर चाइना के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और करेंगे। और जिसकी वजह से इंडिया जो है बेसिकली टूटने के करीब आ चुका है। और ये टूटने की भी हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, जिसमें हम खालिस्तान की एक तहरीक है और वहां पर क्या हो रहा है, और वो भी बड़े जोर शोर से जारी है। और इसके क्या असरात होंगे खिते के ऊपर, उसके ऊपर भी हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये बताएं नाजरीन को कि श्रीलंका, जो मालदीव के अंदर भी एक मिलिट्री बेस है चाइना की, जो कि उस इंडियन ओशन के अंदर जो रखवाली करेगी, ना सिर्फ वादर की बल्कि जो काउंटर करेगी, जहां जो अमेरिकन शिप्स हैं वहां पर उस एरिया के अंदर आके उनको अटैक करेंगे, वहां पर वो अपनी प्रेजेंस को रखना चाहते हैं। मैं ये कह रहा था कि जो एक तो मालदीव के अंदर एक हालांकि जजीरों पर मुश्तमिल मुल्क है, उसके अंदर भी इन्होंने अपनी मिलिट्री बेस जो कायम कर लिया है चाइना वालों ने। और साथ ही साथ एक और डीप सी पोर्ट जो है वो है, एक श्रीलंका का एक शहर है, पोर्ट है हेमनटोटा, वहां पर भी वो सी पोर्ट तैयार कर रहे हैं। तो बांग्लादेश के अंदर और उनकी प्रेजेंस हो गई है, और दूसरा श्रीलंका के अंदर उनकी प्रेजेंस हो गई है। और इसका मतलब यह है कि जब वो सी पोर्ट तैयार करेंगे तो वहां पर वो अपनी नेवी को भी, वहां पर जिस तरह उन्होंने ग्वादर में लेके आए हैं, वहां पर वो अपनी नेवी को भी लाएंगे। इस तरीके से इस पूरे रीजन को वो काउंटर करेंगे इन केस के जब इंडो पैसिफिक ओशन में जब लड़ाई होगी तो ये इन चीजों को वो देखेंगे और अपनी बेस को वहां पर मजबूत करके अपनी तमाम शिप्स और अपनी तमाम नेवल बेस वहां पर जगह जगह पर ये रखेंगे ताकि वो अपने आप को मजबूत कर सके। तो क्या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चाइना जो है तमाम सार्क ममालिक की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर असरअंदाज हो रहा है, इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है उसे? देखिए, ऑब्वियसली आप सबको नजर आ रहा है कि जैसे ही आप शायद हमने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि ये जो इकोनॉमिकल पैकेज होता है ना, ये हमेशा बड़े ममालिक पहले इकोनॉमिकल पैकेज देते हैं और फिर बाद में जब वो बिल्कुल जो है ये वो सेटल चीजें हो जाती हैं
मामला दो तरफा चलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर उनकी गवर्नमेंट के अंदर इन्फ्लुएंस करके उनकी खारजा पॉलिसी के ऊपर भी जो है इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं। तो अभी आपने देख ही लिया है कि बांग्लादेश जैसा मुल्क, नेपाल जैसा मुल्क, और आज तो खबर आई है कि भूटान ने जो है वो पानी भी बंद कर दिया इंडिया का। तो ये इतनी ज्यादा हिम्मत और मर्दानगी इनको कहाँ से आई है? इतने इतने गरीब मुल्क और इतने लाचार मुल्क, और इनको इतनी शह देने वाला है कौन? तो अब ये देखें, ये सारी चीजें जो है खारजा पॉलिसी की तरफ जाती हैं, क्योंकि अगर आप इतनी ज्यादा टक्कर लेते हैं किसी बड़े मुल्क से, तो ज़ाहिर है आपने कुछ सोचा ही होगा बैक में कि यार हम इतनी बड़ी टक्कर ले रहे हैं तो हमने क्या करने आगे। तो ज़ाहिर है ये सारी चीजें और ये सारा एजेंडा जो डिस्कस किया जा चुका होगा पहले ऑलरेडी, जिसकी वजह से ये खिते के अंदर इतनी ज्यादा टेंशन क्रिएट हो गई है, स्पेशली सार्क मुल्क के अंदर। लेकिन इसका जो पॉलिटिकल एडवांटेज जो है पाकिस्तान या चाइना को बिल्कुल होगा, और स्पेशली चाइना को तो होगा ही होगा, पाकिस्तान को भी लेना चाहिए इसका एडवांटेज। और इसकी अब देख लें कि इंटरनल प्रेशर जो है इंडिया का वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। अंदर से आज़ादी की तहरीकें भी जो है वो भी जोर पकड़ने लगी हैं, जिसमें जो इनकी 7 रियासतें हैं बशमूल सिक्किम के 8 रियासतें बनती हैं, जो कि एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए उनका रास्ता है। और जो खालिस्तान के अंदर भी तहरीक भी जो है जो वो बातें कर रहे हैं कि भाई हमने रेफरेंडम करवाना है नवंबर में 2020, और 4 जुलाई से वो लोग वोट रजिस्ट्रेशन के का मरहले से आगाज कर रहे हैं। और दूसरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर का आपने जिक्र किया, ये क्या है? देखिए, सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वो अगर आप नक्शे में देखें तो नेपाल और बांग्लादेश के बीच में एक बहुत ही बारीक कोई 15-16 किलोमीटर का एक पैसेज है, ठीक है। और उस पैसेज से आप गुजर कर आप दूसरी जो 8 रियासतें हैं जिनका बहुत ज्यादा हम अखबारों में जिक्र सुनते हैं कि भाई वहां पर आज़ादी की तहरीकें हैं, ये है वो है, तो और मैं उनका नाम भी ले लेता हूँ। आज़ादी की जो तहरीकें जहाँ पर हैं उसमें एक तो सिक्किम है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है, एक नागालैंड है, मिजोरम है, असम है, और सिक्किम है, त्रिपुरा और मणिपुर है। अब ये जो अरुणाचल प्रदेश है ना, ये रियासत तो वैसे ही इंडिया का था, ये तो चाइना का था, ये तो है ही मेरी। अब सिक्किम के ऊपर तो आपको पता है कि ऑलरेडी वहां पर डिस्प्यूट चल रहा है, और सिक्किम के कुछ हिस्से को भी जो है वो चाइना क्लेम करता है। बाकी जो रियासतें हैं, 3 जो रियासतें हैं, मणिपुर, मिजोरम और एक और मेघालय भी है, मेघालय, ये मतलब रियासतें हैं। यहाँ पर वो 1947 से कोई स्टेट रिट है ही नहीं। वहां पर आज़ादी के जो क्या कहते हैं उनके पिछले दिनों नागालैंड वालों ने इंडिपेंडेंट के टाइम अपना वो जो झंडा भी उन्होंने लहरा दिया था, और वहां पर वो बिल्कुल नहीं मानते इंडियन किसी तरह के इंडियन अथॉरिटी को। और बेसिकली जब ये 1947 में इन लोगों को ये प्रॉमिस किया गया था कि हम आपको, असम भी है इसमें, कि हम आपको आज़ाद करेंगे, लेकिन उस वक्त फिर बाद में ये आज़ाद नहीं हुए। अब वहाँ पर सिचुएशन ये बन गई है कि आपको याद होगा, अब खबरों में ये बातें नहीं भी आती, मैं वैसे आपको जिक्र कर रहा हूँ कि आपको पता है रोहिंग्या के मुसलमान जो थे वो उनकी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, और वो भागते भगाते चिटागांग के एरिया में जो उनके साथ में बर्मा का बॉर्डर लगता है उधर भी गए थे। लेकिन आपको पता है ये जो जितनी भी नागालैंड और ये रियासतें हैं, इनका बर्मा के साथ भी एक बॉर्डर लगता है, और ये काफी सारे रोहिंग्या के मुसलमान नागालैंड में भी मौजूद हैं, ठीक है तो वो इंडिया, लेकिन वहां पर चूंकि उनकी अमलदारी, रियासती अमलदारी ना होने के बराबर है, तो अब वो लोग उनके साथ एक फ्रीडम फाइटर के तौर के ऊपर भी उभर कर सामने आ रहे हैं, जो आने वाले अरसे में इंडिया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का बायस बन सकता है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं कि हो सकता है वो बात गलत भी हो, लेकिन गलत नहीं भी हो सकती। उसके ये जो रोहिंग्यंस है ना, इनको एक प्रॉक्सी वार के तौर पे ये चाइना उस खिते में इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। और पिछले दिनों ये खबर भी आई थी कि उनकी जो जितनी भी इमदाद थी, फाइनेंशियल इमदाद जो थी, वो चाइनीज अथॉरिटी ने उनको मतलब सहारा दिया है। तो वो क्या करें, बुनियादी तौर पे उनको ट्रेन करेंगे, पालेंगे, नागालैंड वालों को पालेंगे, और जो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का इकोनॉमिकली भी बायस बनेगा।
तो ये अगर हम एक तरफ से देखें तो इंडिया में टूट फूट का अमल शुरू हो गया है, क्योंकि अब ये जो जितनी भी टेंशन क्रिएट हुई है इसकी वजह से मोदी सरकार तो बहुत ज्यादा जो पॉलिटिकली कमजोर हुई है, और झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ बोलने के बावजूद भी जो है वो उनकी आवाम मुतमिन नहीं है। ठीक है, जिसका नतीजा ये निकला है कि पिछले दिनों ट्रेंड भी एक चल पड़ा था सरेंडर मोडी और इस तरह का। लेकिन अब ये देखें कि खालिस्तान की तहरीक है और 8 रियासतों की तहरीक है, ये किधर जाएगी। और दूसरी, अगर आप एक और भी थोड़ा सा आप ज्योग्राफिकली देखें, जो उत्तर प्रदेश है जिसमें आप बहुत सुनते हैं जी पटना और बिहार और ये इलाका है, ये उत्तर प्रदेश की रियासत है, ये एग्जैक्टली बिलो नेपाल है। ठीक है, अगर ये मामलात अगर बहुत थे, और वहाँ के मुसलमान जो हैं उनको भी बहुत ज्यादा तंग किया जाता है। आप खबरों में तो सुनते होंगे, उनका जो चीफ मिनिस्टर है वो आए दिन कोई ना कोई ऐसा इश्तियाल अंगेजी का बयान देता है, और बिल्कुल वो हिंदुत्व के फलसफे के ऊपर वो कारबंद है। तो ये आने वाले दिनों में उन लोगों को भी हिम्मत होगी, और वो जो इसमें लखनऊ का एरिया भी आता है, और लखनऊ बेसिकली नेपाल से इतना दूर नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये बाद में उधर के जो यूपी के मुसलमान हैं उनको बहुत ज्यादा हिम्मत देंगी, और वो हो सकता है वो भी अपनी एक अलग स्टेट के लिए खड़े हो जाएं कि भाई हमें भी एक अलग स्टेट दो। तो ओवरऑल जो अगर हम देखें तो सार्क ममालिक में और इंडिया के अपने इंटरनली बहुत सारे मामलात हो चुके हैं, और वो अब इतना आजादाना तौर पर इस खत्े के अंदर नहीं खेल सकेगा। तो इसके अलावा जो यानी आप कह रहे हैं कि सार्क ममालिक के अंदर चाइना ने इंडिया को सियासी तौर पर और इकोनॉमी के हवाले से बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि अब ये देखें कि जो चीजें ये इंडिया से लेते थे, जो छोटे छोटे ममालिक के, तो जहाज बेचते थे, वो तो चाइना वालों ने उनको ऑफर कर दिया कि भाई ठीक है अब हमसे तिजारत करो, मसला ही कोई नहीं। जैसे बांग्लादेश को उनकी 5000 आई थिंक 100 प्रोडक्ट्स हैं, उनको कहा जी कि आप 0% ड्यूटी पे भेजें। तो अब तो उनके तो वारे न्यारे हो गए। और दूसरी बात यह है कि जितना भी जो इलेक्शन होते थे ना, रिग्ड इलेक्शन होते थे बांग्लादेश में, वो रा की स्पॉन्सरशिप से होते थे वहां पर, और अपनी मर्जी से, जिनमें हसीना वाजद की गवर्नमेंट ज्यादातर तीसरी टर्म है उसकी शायद, तो आती थी। तो ज़ाहिर है वो क्या होता था कि जो ईस्ट साइड के ऊपर ये जो मामलात हैं वो क्या होता था कि इंडिया अपने आप को सेफ फील करता था। लेकिन आपकी उनके अखबारात अगर आप उठा कर देखें तो जो बांग्लादेश के ऊपर भी वो बहुत ज्यादा सीख पाए हैं। वो कहते हैं कि ये क्या है, लेकिन साथ साथ इन जो बांग्लादेश के अंदर भी जो है कुछ मामलात ऐसे चलना शुरू हो गए हैं कि उधर के लोग भी वो कहना शुरू हो गए कि भाई बंगाल तो बहुत बड़ा था। और दूसरी बात है, जब तकसीम पाकिस्तान हुआ था तो असम के जो मुसलमान थे, असम के लोग तो हमारे हिस्से में आने थे, और असम जो है डायरेक्टली अबव है। ठीक है, बिल्कुल जो इसके ऊपर है, बांग्लादेश के ऊपर है, और सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है जिसका मैंने जिक्र किया है बिल्कुल उसके ऊपर है। और अगर असम भी कल बगावत कर दे, फिर तो दूसरी तरफ तो सारी रियासतें जो है वो तो बिल्कुल ही हैंग अप हो जाएंगी। तो कहने का मतलब सारे मामले का, ये जो सारी मुठभेड़ हो रही है, इसका इंडिया और चाइना का इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसमें क्या कोई पाकिस्तान भी फायदा उठा सकेगा इसका? देखा जी, फायदा आपको मैंने जिक्र किया था कल भी शायद, कि कल जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने फोन किया ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर को, उनको ये कहा है कि भाई देखें आप बात यह है कि आप जो ईरानी सॉइल को इस्तेमाल करने दे रहे हैं इंडियंस को, और चाह बहार के बहाने जाओ जो हरकतें वो कर रहा है बलोचिस्तान के अंदर, आप ये मत भूलें कि हमने $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है। 25 आपके मुल्क में तो कोई, आप तो तजारत भी नहीं कर सकते, आपके ऊपर इतनी सैंक्शंस है। ठीक है, और हम वाहिद मुल्क हैं जो आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, आपको खड़ा करने के लिए लिहाजा आप एक काम करो कि आप ये अगर आप इसको शोर करना चाहते हो तो सबसे पहले तो ये जो दहशतगर्दी है ना इधर बलोचिस्तान में हो रही है आपके थ्रू, ये खत्म करवाओ। ठीक है, इंडियन इन्वॉल्वमेंट को खत्म करो अगर आप ये इन्वेस्टमेंट चाहते हो, और दूसरा CPEC का हिस्सा बनो। ठीक है, तो जवाद जरीफ जो उनके जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने फौरन को ट्वीट भी किया और बहुत खुश थे वो।
तो कहने का मतलब यह है कि जो इंडिया का जो मक्कू है ना, हर तरफ से ठपा जा रहा है, अफगानिस्तान के अंदर से भी और ईरान के अंदर से भी। और ये जो चाह बाहर का जो चूरन बेचते थे, और इनके जो फॉरेन मिनिस्टर 3 दिन वो रशिया जाके उधर मिन्नतें तरले करना शुरू हो गए, भाई हमें फौरन असला दो। ठीक है, उधर से भी झंडी हुई, रशिया की तरफ से भी, और अफगानिस्तान में भी छुट्टी, ईरान में भी छुट्टी। अब जो मेन फायदा जो पाकिस्तान उठा सकता है वो ये है कि आज एक खबरों में एक चीज आई है कि जो राह के जो बड़े हेड हैं उनके जरिए जितनी भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीमें हैं और जो सो कॉल्ड जैसे BLA है या दूसरी सिंधु देश या इस तरह के जो कारिंदे हैं, उनकी मीटिंग हुई है लंदन के अंदर। तो बात यह है कि ये पाकिस्तान जो पहले पाकिस्तान को किस तरह एंगेज किया गया था कि पाकिस्तान आर्मी को अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ एंगेज कर दिया गया था और पाकिस्तान दोनों महाद्वीप पर लड़ रहा था, इधर मशरक में इंडिया के साथ और कश्मीर के साथ में LOC पर, और मगरब के अंदर मगरबी साइड पर वो एक बहुत बड़ी जो सरहद है वहां पर दहशतगर्दों के खिलाफ उसके जो एक कम्बैट जंग थी। तो अब वहां पर अमन हुआ, हमने वहां पर सारे मामला संभाल लिए। ईरान वालों को कल जो है वो एक कॉल चली गई है, ठीक है, इंशाल्लाह जिसके असरात आने वाले दिनों में नजर भी आएंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि जो पाकिस्तान के जो अंदर इंटरनल मामला है जिसमें आपकी बहुत सारी सो कॉल्ड जमहूरियत पसंद और पता नहीं कौन सी पसंद जमातें हैं, वो बेसिकली इराक के पे रोल पर है, ठीक है, जिसमें से PTM है और इनडायरेक्टली पीपल्स पार्टी भी है, आप ये समझ लें, ठीक है, और उधर से BLA है, उधर से सिंधु देश है। ये सारे लोग जो हैं ये जब खड़े होते हैं जमहूरियत के नाम पर, लेकिन उनका एजेंडा कुछ और होता है, तो इसके साथ नून लीग भी मिल जाती है और पीपल्स पार्टी भी मिल जाती है। बहरहाल मैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आवे का आवा जो है जो हमारे मुल्क के अंदर बिगड़ा हुआ है, हमें हमारी फौज के पास अब टाइम है कि हम थोड़ा सा रिलैक्स हों, क्योंकि उन्होंने जो कश्मीर के महाज के ऊपर इंडिया को जो अंगेज रखा हुआ है, ठीक है, इससे हम फायदा उठाएं और जल्द से जल्द अपने अंदर के मसाइल और मामलात को हम हल करें। आप देखेंगे कोटकी के अंदर जो है और सिंध के 3 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर लास्ट 2 वीक जो है हमारे जो रेंजर्स के ऊपर हमले हुए हैं। ये जो जितने भी स्लीपर सेल हैं इनको फौरन इस जो हमें टाइम मिला है, ट्रांजिशनल टाइम कह लें या जो भी टाइम कह लें, हमें उससे फायदा उठाना चाहिए। और जितनी भी ये जो दहशतगर्दी की तंजीमें हैं जो इराक के साथ हमारे मुल्क को जो है वो कमजोर करना चाह रही हैं, उनके साथ निपटे, सख्ती से निपटे। तो ये पाकिस्तान बहुत बड़ा फायदा उठा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो है बस थोड़ी बहुत ही पटाखा पटूखी करते रहे LOC के ऊपर, लेकिन ये बात तो करते हैं कि इंडिया ने जब तक पाकिस्तान को अंदर से एंगेज नहीं करना, उस वक्त तो पाकिस्तान को कभी भी जंग में धकेलेगा नहीं। वो चाहेगा कि, क्योंकि उनको पता है कि हमारी फौज लड़ नहीं सकती, वो एक पाकिस्तानी आर्मी एक स्ट्रांग आर्मी है, उनको इस बात का पता है, इसलिए वो पाकिस्तानी आर्मी को दोनों तरफ डिवाइड करना चाहते हैं ताकि वो अंदर भी निपट आजमा रहे और फिर वो उनकी आधी फौज जो है वो बॉर्डर पे आए ताकि हम उनको काबू कर सके। तो इस वक्त जो है बहुत बड़ा फायदा है पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान आर्मी, ज़ाहिर है हमारे जो जितने भी लोग हैं वो आर्मी के अंदर जो हमारे जो मारखोर हैं, जो भी है खुफिया ताकतें हैं, वो सब देख रही होंगी, ज़ाहिर मेरे से ज़्यादा दिमाग रखती हैं, आपसे ज़्यादा दिमाग रखती हैं, वो सोच रहे होंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है और ये एक टाइम है जो जिसे क्या कहते हैं, हमें सांस लेने का टाइम मिल गया, हम खड़े होकर थोड़ी देर के लिए सांस ले सकते हैं, रुक सकते हैं, फिर भागना शुरू हो जाए। तो ये पाकिस्तान जो आर्मी है, पाकिस्तान की सलामती के इदारे हैं, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त टाइम है कि वो अपने आप को रीशफल करें और रीऑर्गेनाइज करें और रीथिंक करके दोबारा जो है अपने दुश्मन पर हमला आवर हो जाए। और अंदर से भी गन साफ करें, तो बाहर से तो करना ही करना है, अंदर से सबसे पहले गन साफ करें। और ये जितने भी जो है, आज मैंने एक और जगह देखा था, ये पता नहीं कौन सा महाजर, पता नहीं कौन सा फ्रंट भी बन गया। तो इस तरह के जो चीजें हैं ना, इनको बिल्कुल फौरी तौर पर खत्म कर दिया जाए, ठीक है, और ज़ाहिर है वो उसके ऊपर काम भी कर रहे होंगे। तो ये चीज पाकिस्तान फायदा उठा सकता है और चाइना ये फायदा उठा सकता है कि जबकि ये अभी मामलात पैसिफिक ओशन में, जब उसने लड़ना है जापान के खिलाफ, उसमें उधर से ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, तो इंडिया को जो दबोच लिया गया है, ज़रा इंडिया खिते की ताकत थी, उसके पास जमीन थी, उसके पास जगह है, तो वो अब इससे ज्यादा इंडो पैसिफिक ओशन में एक नया महाज
चाइना के खिलाफ नहीं खड़ा कर सकता। तो चाइना के पास अब टाइम है कि जो उसके इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर जितने भी उस ममालिक है और जितने भी इश्यूज हैं, जिनमें ताइवान का इशू है, हांगकांग का इशू है, जापान के साथ जो मामलात हैं, छोटे छोटे जजीरे हैं, फिलीपीन में है, वियतनाम के अंदर अगर उसके जो छोटे छोटे मामलात हैं तो उनको वो हल करे। जितना ज्यादा वो हल कर सकेगा वहां पर उसके लिए इतना अच्छा ग्राउंड मिलेगा उसे मिलेगा, और इसी तरीके से वो अपनी बेस भी वहां पर बना सकता है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ ये जो इंडो पैसिफिक क्वेश्चन है, इसका मामला तो होना ही होना है एक ना एक दिन, लेकिन कम से कम चाइना अपने आप को एक बेहतर पोजीशन में इस मौके का फायदा उठाकर ला सकता है। राइट जी, बहुत शुक्रिया अल्ताफ सती साहब। इसी टॉपिक को फिर अगले प्रोग्राम में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज का हमारा प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का और हमारी आवाम को एजुकेट करने का। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।